कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज 30 सितंबर 2025 है और हम अगले कुछ मिनटों में पिछले 2 दिनों की मतलब करीब 28 से 30 सितंबर तक की कुछ सबसे अहम कानूनी खबरों पर बात करेंगे। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और दूसरे स्रोतों से काफी खबरें हैं, पर हम कुछ खास मुद्दों पर ही फोकस करेंगे जो कोर्ट प्रैक्टिस के लिहाज से अहम है। हाँ बिल्कुल। पिछले कुछ दिनों में कई जरूरी डेवलपमेंट्स हुए हैं, तो सबको बस छूने के बजाय कुछ खास पर गहराई से बात करना वो ज्यादा ठीक रहेगा। सही कहा। इससे पता चलेगा कि हुआ क्या और उसका मतलब क्या है प्रैक्टिस के लिए। जी बिल्कुल। तो पहला मुद्दा जो मुझे दिख रहा है वो है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, मतलब न्यायिक जवाबदेही और प्रक्रिया का। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के 2 न्यायिक अधिकारियों को एक गलत जमानत आदेश देने पर विशेष प्रशिक्षण का आदेश दिया है। अच्छा, ये जमानत वाला मामला कौन सा था? ये करीब 6 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी से जुड़ा था और जिस तरह जमानत दी गई उस पे सुप्रीम कोर्ट ने मतलब काफी गंभीर आपत्ति जताई। ये तो अपने आप में काफी अलग कदम है। सिर्फ आदेश रद्द नहीं किया बल्कि ट्रेनिंग का ऑर्डर दिया। हाँ वही तो। ये देखिए, ये वाकई एक महत्वपूर्ण मामला है और सुप्रीम कोर्ट का ये रवैया काफी कुछ कहता है। जी। ये सिर्फ एक गलत आदेश को ठीक करने की बात नहीं है, ये न्यायिक प्रक्रिया की जो पवित्रता है और जमानत जैसे मामलों में विवेक का सही इस्तेमाल, उस पर जोर देता है। अच्छा। और ये जो ट्रेनिंग का आदेश है, ये दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट समस्या की जड़ तक जाना चाहता है। मतलब हो सकता है प्रक्रिया की समझ में कमी हो या संवेदनशीलता की। हाँ। तो ये एक तरह से सुधारात्मक कदम है, सिर्फ सजा देने वाला नहीं। इसका बड़ा मैसेज ये है कि भाई जजों से बहुत ज्यादा सावधानी और प्रक्रिया की सटीकता की उम्मीद है, खासकर जब पर्सनल लिबर्टी या बड़ा पैसे का सवाल हो। बिल्कुल। और इसी प्रक्रिया और विवेक वाले मुद्दे से जुड़ा एक और मामला भी आया सुप्रीम कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट की आलोचना हुई उसमें। हाँ, वो भी मैंने देखा। वो 1971 का कोई जालसाजी का केस था। एक 70 साल की महिला, उनकी जमानत तर्कहीन रूप से खारिज कर दी थी हाई कोर्ट ने। जी। सुप्रीम कोर्ट ने तो इस पर भी हैरानी जताई कि भाई इतने पुराने मामले में एफआईआर कैसे दर्ज हुई। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। तो क्या ये दोनों मामले, दिल्ली वाले जजों की ट्रेनिंग और इलाहाबाद एचसी की आलोचना, ये किसी बड़े ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहे हैं? ये अच्छा सवाल है। इनको साथ में देखें तो हाँ, लगता तो है। सुप्रीम कोर्ट जमानत के मामलों में और वैसे भी जुडिशियल डिस्क्रेशन यानी विवेक के इस्तेमाल में प्रक्रिया की निष्पक्षता और तर्क पर बहुत जोर दे रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले मामले में जो तर्कहीन शब्द इस्तेमाल हुआ वो काफी तीखा है। हाँ। इन निचली अदालतों को एक साफ संदेश है कि भाई जमानत खारिज करने के कारण ठोस होने चाहिए, कानून के हिसाब से होने चाहिए। सही बात है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता वो मौलिक अधिकार है, उसे हल्के में नहीं ले सकते, खासकर जब केस दशकों पुराना हो, आरोपी बुजुर्ग महिला हो। तो हाँ, ये मामले अदालतों को उनकी जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं। और इसी न्यायिक प्रणाली की ईमानदारी से जुड़ा एक और पहलू दिल्ली हाईकोर्ट के कदम में दिखा। कौन सा? एक वकील ने न्यायपालिका को भ्रष्ट कह दिया था, तो कोर्ट ने उनके खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू कर दी। अच्छा, हाँ, तो ये उसी सिक्के का दूसरा पहलू हुआ। मतलब एक तरफ जजों की जवाबदेही तो दूसरी तरफ न्यायपालिका की गरिमा भी बनाए रखना। हाँ ठीक है। देखिए, अदालतों की आलोचना हो सकती है अगर वो रचनात्मक हो, तथ्यों पर हो, लेकिन बिना आधार के सीधा भ्रष्ट कह देना वो अदालत की अवमानना में आ सकता है। जी। दिल्ली हाईकोर्ट ने वकील के दावों को लापरवाह, अवमाननापूर्ण और निंदनीय माना। तो ये संतुलन जरूरी है, जवाबदेही भी हो और संस्था की गरिमा पर बेवजह हमले भी ना हो। हाँ, ये तीनों मामले मिलकर न्यायपालिका के कामकाज से जुड़े कुछ मुश्किल मुद्दे उठाते हैं। बिल्कुल। चलिए अब एक अलग पर बहुत जरूरी एरिया में चलते हैं, टेक्नोलॉजी, फ्री स्पीच और प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी। जी, ये तो आजकल बहुत चर्चा में है। एलन मस्क की कंपनी एक्स कॉर्प मतलब ट्विटर, उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ अपील करने का फैसला किया है। हाँ, वो सरकारी टेक डाउन नोटिस वाला मामला। जी, जो सहयोग पोर्टल से जुड़ा था। ये टकराव क्या दिखाता है? ये डिजिटल युग की एक बहुत बड़ी चुनौती है। ऑनलाइन कंटेंट को रेगुलेट कैसे करें, अभिव्यक्ति की आजादी और राष्ट्रीय सुरक्षा या कानून व्यवस्था, इनके बीच संतुलन कैसे बने। एक्स कॉर्प का कहना है कि सरकार की ये टेक डाउन प्रक्रिया, खासकर सहयोग पोर्टल वाली, वो मनमानी है और इससे फ्री स्पीच को खतरा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अधिकारियों को कंटेंट हटाने का अधिकार मिल जाता है। अच्छा। दूसरी तरफ सरकार कहती है कि भाई गैर कानूनी कंटेंट को तेजी से हटाना जरूरी है देश हित के लिए। तो ये कानूनी लड़ाई आगे चलकर भारत में इंटरनेट कंपनियों के रेगुलेशन और उनके अधिकार और जिम्मेदारियों को तय करने में बहुत अहम होगी। हाँ, ये तो है। और इसी प्लेटफॉर्म जिम्मेदारी वाले मुद्दे पर
इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला आया है जो शायद एक्स कॉर्प जैसी कंपनियों को थोड़ी राहत दे। कौन सा फैसला? कोर्ट ने शादी.com के फाउंडर अनुपम मित्तल के खिलाफ एक एफआईआर रद्द कर दी। अच्छा, क्यों? कोर्ट ने कहा कि वो प्लेटफॉर्म पर किसी यूजर के किए काम के लिए पर्सनली जिम्मेदार नहीं है। ओह, अच्छा, ये तो इंटरमीडिएरी लायबिलिटी के सिद्धांत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। हाँ, आईटी एक्ट का सेक्शन 79 है जो इन प्लेटफॉर्म्स को कुछ प्रोटेक्शन देता है अगर वो कुछ शर्तें पूरी करें। जी। तो ये फैसला उसी सिद्धांत को मजबूत करता है कि प्लेटफॉर्म या उसके अधिकारी आमतौर पर थर्ड पार्टी कंटेंट या यूजर के काम के लिए जिम्मेदार नहीं होते जब तक कि उनकी सीधी मिलीभगत या कानूनी जिम्मेदारी का उल्लंघन साबित ना हो। तो ये एक्स कॉर्प वाले मामले से अलग कैसे है? ये एक्स कॉर्प वाले मामले से अलग है क्योंकि एक्स कॉर्प का मामला सरकारी निर्देशों को मानने से जुड़ा है, जबकि शादी.com वाला मामला यूजर के काम के लिए फाउंडर की पर्सनल लायबिलिटी का था। समझ है। लेकिन हाँ, दोनों मामले मिलकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का जो ये जटिल कानूनी माहौल है उसे दिखाते हैं। बिल्कुल, देखना होगा कि ये सिद्धांत आगे कैसे विकसित होते हैं। अच्छा, अब कुछ कानूनों की व्याख्या पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 498A यानी क्रूरता की परिभाषा को और साफ किया है। हाँ, ये जरूरी है। फैमिली लॉ प्रैक्टिस करने वालों के लिए इसका क्या महत्व है? देखिए, धारा 498A जो है, हाँ। वैवाहिक क्रूरता वाली, हाँ। उस पर काफी दुरुपयोग के आरोप भी लगते रहे हैं। हाँ, ये तो सुना है। और क्रूरता शब्द की व्याख्या पर अक्सर विवाद होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अब इसे और स्पष्ट किया है। इसका मतलब है कि आगे के मामलों में ज्यादा क्लैरिटी रहेगी। अच्छा। अदालतों को समझने में आसानी होगी कि कौन से काम शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक कानूनी तौर पर क्रूरता माने जाएंगे और कौन से सिर्फ सामान्य पति पत्नी के झगड़े। ये स्पष्टीकरण शायद पीड़ितों को न्याय दिलाने और झूठे आरोपों से बचाने दोनों में एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। प्रैक्टिशनर्स के लिए जरूरी है कि इस नई व्याख्या को समझें। बिल्कुल। और बाल संरक्षण के क्षेत्र में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की है। क्या? उन्होंने कहा है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम और पॉक्सो एक्ट के मामलों में नाबालिग की सहमति मायने नहीं रखती और शादी हो जाने से भी आरोपी कानून से बच नहीं सकता। जी, ये पॉक्सो एक्ट की जो सख्ती है और उसका जो मूल उद्देश्य है उसी को रेखांकित करता है। हाँ। पॉक्सो जैसे कानून बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए हैं और ये साफ कहते हैं कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे की सहमति कानूनी तौर पे मान्य ही नहीं है। जी। तो कोर्ट ने यही दोहराया है कि अगर विक्टिम नाबालिग है तो उसकी कथित सहमति या आरोपी से उसकी शादी उसे पॉक्सो के तहत क्रिमिनल लायबिलिटी से नहीं बचा सकती। ये तो बहुत कड़ा रुख है। हाँ, और ये बाल विवाह और बच्चों के यौन शोषण के खिलाफ एक मजबूत न्यायिक स्टैंड है। समाज को साफ संदेश है कि ऐसे मामलों में कोई नरमी नहीं होगी। ठीक है, अब मध्यस्थता यानी आर्बिट्रेशन पर आते हैं। यहाँ दो जुड़ी हुई खबरें हैं। हाँ। पहला, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने मध्यस्थता अधिनियम 2023 के एक प्रावधान पर चिंता जताई है, उपधारा 2 का खंड 4। उन्होंने कहा यह बहुत व्यापक है। अच्छा, क्या चिंता है उनकी? उन्हें लगता है कि ये प्रावधान मध्यस्थता के उद्देश्य को ही खत्म कर सकता है। कैसे? देखिए, मध्यस्थता का मकसद क्या है? विवादों को कोर्ट के बाहर जल्दी और असरदार तरीके से सुलझाना। हाँ। जस्टिस सूर्यकांत की चिंता ये है कि एक्ट का ये जो खास सेक्शन है जो कुछ तरह के विवादों को मध्यस्थता के लिए ठीक नहीं मानता, वो इतना अस्पष्ट या वाइड है कि पार्टियां इसका इस्तेमाल करके मध्यस्थता समझौते के बावजूद केस को सीधा कोर्ट ले जा सकती हैं। ओहो। अगर ऐसा हुआ तो ये तो मध्यस्थता की पूरी प्रक्रिया को ही कमजोर कर देगा। हाँ, और मुकदमेबाजी बढ़ेगी। हाँ, ये तो नए कानून के अमल में एक दिक्कत हो सकती है। जी, इस पर नजर रखनी होगी। और इसी मध्यस्थता से जुड़ा एक चौंकाने वाला आंकड़ा भी जस्टिस सूर्यकांत ने ही दिया। वो एनएलएसए के चेयरमैन भी है। क्या आंकड़ा है? उन्होंने कहा कि भारत में करीब 1.68 करोड़ मामले मध्यस्थता के लायक हैं। बाप रे, 1.68 करोड़? हाँ, लेकिन इन्हें संभालने के लिए ट्रेंड मध्यस्थ सिर्फ 13,000 है, जबकि जरूरत 2.5 लाख की है। सिर्फ 13,000? हाँ। और जरूरत 2.5 लाख की? यस। ये तो बहुत बड़ा गैप है। बहुत बड़ा। ये आंकड़ा दिखाता है कि मध्यस्थता और एडीआर की क्षमता और उसकी असलियत में कितना भारी अंतर है। जी। मतलब एक तरफ हम कानून बना रहे हैं मध्यस्थता को बढ़ाने के लिए और दूसरी तरफ हमारे पास ट्रेंड लोग ही नहीं है। हाँ। इससे साफ है कि सिर्फ कानून बनाना काफी नहीं है, हमें क्षमता बढ़ाने, ट्रेनिंग देने, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भी पैसा लगाना होगा तुरंत। सही बात है। जब तक ये ट्रेंड मध्यस्थों की कमी दूर नहीं होती, मध्यस्थता अपनी पूरी ताकत से काम नहीं कर पाएगी और कोर्ट पर बोझ कम करने का मकसद अधूरा रहेगा। वकीलों और लीगल प्रोफेशनल्स के लिए भी एक मौका है
कि वो मध्यस्थता में ट्रेनिंग लें। बिल्कुल। अच्छा, अब कुछ हाई प्रोफाइल मामलों के प्रोसीजरल पहलू देखते हैं। पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना, हाँ, रेप केस में जिन्हें सजा हुई थी। जी, आजीवन कारावास। उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट में सजा के खिलाफ अपील दायर की है। याचिका में देरी, सबूतों की कमी जैसे पॉइंट्स उठाए हैं। देखिए, हाई प्रोफाइल मामलों में अपील प्रक्रिया पर सबकी नजर रहती है। रवन्ना की याचिका में जो पॉइंट्स हैं, जैसे शिकायत में देरी, फॉरेंसिक रिपोर्ट में कथित अंतर, ये बचाव पक्ष की आम कानूनी स्ट्रैटेजी होती है। अब हाईकोर्ट इन दलीलों को, निचली अदालत के फैसले को और प्रोसिक्यूशन के जवाब को ध्यान से देखेगा। नतीजा जो भी हो, जरूरी यह है कि प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष हो। ठीक है। एक और चर्चित मामला एल्गार परिषद माओवादी लिंक वाला। हाँ, वो फिर खबरों में। एनआईए ने 5 आरोपियों के पासपोर्ट जब्त करने के लिए कोर्ट से इजाजत मांगी है। इनमें आनंद तिलतुम्बे भी हैं। पासपोर्ट जब्त करने की मांग अक्सर इसलिए की जाती है ताकि आरोपी देश छोड़कर ना जाए या जांच में सहयोग करे। जी। एल्गार परिषद केस में ये कदम एनआईए की जांच रणनीति का हिस्सा हो सकता है। शायद उन्हें लगता है कि जांच अभी चल रही है या ट्रायल के दौरान आरोपियों की मौजूदगी जरूरी है। ये इस लंबे और विवादित मामले में एक और डेवलपमेंट है। और आखिर में एक मामला जो इंटरनेशनल लीगल प्रोसेस के महत्व को दिखाता है। कौन सा? गायक जुबिन गर्ग की सिंगापुर में मौत हुई थी। उस मामले में असम के मुख्यमंत्री ने केंद्र से सिंगापुर के साथ MLAT लागू करने का आग्रह किया है। MLAT मतलब? म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी, पारस्परिक कानूनी सहायता संधि। ये क्या होती है और कैसे मदद कर सकती है? अच्छा, MLAT यानी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी। ये 2 देशों के बीच एक समझौता होता है। इसके तहत वो क्रिमिनल मामलों की जांच और मुकदमे में एक दूसरे को कानूनी मदद देते हैं। जैसे सबूत इकट्ठा करना, गवाहों के बयान लेना, कोई दस्तावेज हासिल करना, ये सब। क्योंकि जुबिन गर्ग की मौत सिंगापुर में हुई, तो असम सरकार चाहती है कि भारत सरकार MLAT का इस्तेमाल करके सिंगापुर के अधिकारियों से जांच में जरूरी सहयोग मांगे, ताकि मामले की तह तक पहुंचा जा सके। जी बिल्कुल, ताकि न्याय हो सके। ये दिखाता है कि कैसे ये अंतरराष्ट्रीय संधियां सरहद पार न्याय दिलाने में बहुत अहम भूमिका निभा सकती हैं। तो ये थे पिछले 2 दिनों के कुछ चुने हुए पर बहुत महत्वपूर्ण कानूनी डेवलपमेंट्स और उनका विश्लेषण, खासतौर पर कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज के श्रोताओं के लिए। जी, हमने जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, प्लेटफॉर्म लायबिलिटी, कानूनों की व्याख्या, मध्यस्थता की चुनौतियां और हाई प्रोफाइल मामलों की प्रक्रियाओं जैसे कई अहम पहलुओं पर बात की। हाँ, और इन सभी चर्चाओं से एक बात तो साफ है, कानून कोई रुकी हुई चीज नहीं है। ये लगातार समाज, तकनीक और न्यायिक सोच के साथ बदल रहा है, विकसित हो रहा है। बिल्कुल। आज की बातचीत से मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। क्या? जिस तेजी से ये कानूनी सिद्धांत और बाहर की दुनिया बदल रही है, क्या हमारी कानूनी शिक्षा और प्रैक्टिस करने के जो तरीके हैं वो उस स्पीड से मैच कर पा रहे हैं? क्या हमें भविष्य की चुनौतियों के लिए खुद को और बेहतर तैयार करने की जरूरत है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये वाकई एक विचारणीय प्रश्न है। इसी विचार के साथ कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज की आज की एक गहन चर्चा समाप्त होती है। धन्यवाद। धन्यवाद।